What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 16 of our 100 Days Commerce Pro series और आज की इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही कर देंगे और फिर हम अगले वीक से बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 3 शुरू कर पाएंगे। तो बहुत शानदार रहने वाली है आज की क्लास। बहुत ध्यान से समझना, जो भी बुक आप फॉलो करते हो साथ साथ ओपन कर लो ताकि आप मार्किंग्स कर पाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख पाओ और फिर अच्छे से लर्न कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में और क्या क्या है, कैसे अब आप कंपनीज बना सकते हो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करता है। आप 10 एडल्ट मेंबर मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, बहुत सारा पैसा बच सकता है और थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने तरीके की हो सकती हैं? बेटा जी 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर प्रोड्यूसर, फिर मार्केटिंग, फिर क्रेडिट, फिर फार्मर, फिर हाउसिंग। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझो। बेटा जो नाम है ना, वैसे ही लोग इसके अंदर मेंबर बनेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब मिलजुल के आएंगे, सस्ते में सामान लेंगे बल्क में और अपना अपना पैसा सेव करेंगे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स होने वाले हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कौन होंगे? सारे के सारे प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स मिलके आएंगे और इंडिविजुअली ना बेच के बल्क में अपना सामान बेचेंगे तो उनको ज्यादा बड़ा मार्जिन होगा। देखो जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना मार्जिन बड़ा होता है। तो जब सब प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, बल्क में बेचेंगे, तो फिर उस सिनेरियो में ऑफ कोर्स आपको मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है। तीसरा होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अंदर मार्केटिंग मिलजुल के करी जाती है। इसके अंदर सामान को मार्केट अच्छे से किया जाता है, सामान को बेचा अच्छे से जाता है। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर लोग मिलके आएंगे, प्रोड्यूसर जो बनाने वाले आएंगे, मार्केटिंग में यही लोग यहाँ पे आके अपना सामान इकट्ठा बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका काम होता है उधार देना। मेंबर्स को ही पैसे की जरूरत है, किसी काम के लिए कोई बिजनेस करना है, पैसे की जरूरत है, तो सोसाइटी एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बैंक से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दे देती है। उसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब देखो आपको पता चल गया होगा किसकी होगी, किसान लोगों की होगी। फार्मर्स आपस में मिलके काम करेंगे तो उसको बोलेंगे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी का क्या काम होता है? आपको या तो प्लॉट देना इंस्टॉलमेंट पे या सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देना ताकि आप हाउसेस ले सको। तो इनका ये यूजुअली बने बनाए या तो घर देते हैं या प्लॉट्स देते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। आइए इनके बारे में एक एक बार अच्छे से डिस्कशन कर लें। देखो सबसे पहले हमारे पास आ रही है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर को सेव करना। प्रोड्यूसर का क्या काम है? प्रोड्यूसर की हेल्प करना। मार्केटिंग में प्रोड्यूसर्स को अपना सामान बेचने में हेल्प करती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंज्यूमर्स ही हैं जो मेंबर्स होते हैं, जिनको अच्छा सामान चाहिए रीजनेबल प्राइस पे। इनका एम क्या होता है? इकोनॉमी लेके आना, यानी सामान सस्ता पड़े, क्योंकि बल्क में खरीदेंगे डायरेक्टली किससे? होलसेलर से। भाई इंडिविजुअली एक एक कंज्यूमर सामान खरीदता है तो महंगा पड़ता है। बल्क में अगर 50-100 लोगों का सामान इकट्ठा खरीदे जाएगा तो होलसेलर से खरीद सकते हो, सस्ता पड़ेगा, है ना? यही इनका काम होता है। और फिर अगर ये चाहें तो फिर उसको प्रॉफिट भी बीच में बना सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल आटा 25 रुपये किलो बचता है, मार्केट में मिलता है। जब आपने बल्क में खरीदा तो आपको 20 रुपये पर केजी मिल गया। अब सोसाइटी ने क्या करा? 22 रुपये पर केजी सेल कर दिया सारे मेंबर्स को, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कंज्यूमर को 25 की जगह 22 का पड़ रहा है, सोसाइटी को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट अगर होता है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेंबर्स के अंदर ही, जितना जितना उन्होंने पैसा लगाया होता है। तो ये हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन मेंबर्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनका मकसद क्या होता है? इनपुट मिल जाए उनको सस्ते रेट पे। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, किसी भी तरीके का कोई सामान चाहिए तो वो सस्ता मिल जाए, क्योंकि बल्क में खरीद सकते हैं ये भी, तो इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट। जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
अब एक छोटा बिजनेसमैन उससे नहीं लड़ सकता मार्केट में जाके, लेकिन अगर सोसाइटी होगी जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, आसानी से फाइट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, है ना, और अच्छा प्राइस मिलेगा उनको अपने प्रोड्यूस का। सही हो गया। कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो सब लोग आपस में बांट लेंगे। मार्केटिंग में क्या करते हैं, ये सामान बेचते हैं अच्छे तरीके से, बल्क में बेच सकते हैं। द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। सोसाइटी का एम होता है मिडलमैन खत्म करना, अच्छा कॉम्पिटिटिव पोजीशन लेके आना अपने मेंबर्स के लिए, ताकि उनको अच्छे से प्राइस मिल सके, अच्छे से आगे बढ़ सकें। वो प्रॉफिट कोई भी होता है तो वो मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 3 चीज समझ गए, ये कंज्यूमर्स के लिए, ये प्रोड्यूसर्स के लिए, ये सेल करने के लिए। उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, फार्मर्स। फार्मर्स में आप जानते ही हो, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन लोग होंगे, सारे फार्मर्स होंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल कॉस्ट। फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, कोई मशीनें चाहिए, तो वो सही रेट पे मिल जाती हैं जब आप एज अ सोसाइटी जाके बाय करते हो, है ना। मेंबर्स में फार्मर्स होते हैं जो ज्वाइंटली फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, मिलजुल के ज्वाइंटली एक्टिविटीज करेंगे। एम क्या है इसका भी, लार्ज स्केल फार्मिंग करें और ज़्यादा पैसा कमा पाएं। तो ये सब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाता है। प्रॉफिट कोई भी होगा फिर से तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वही चीज़ें हैं जो अभी तक आप देखते आए हो। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इजी लोन मिलना रीजनेबल टर्म्स पे। ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं अपने मेंबर्स को और फिर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका एम क्या है, दीज सोसाइटीज इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेंडर्स, जो बहुत उल्टे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्योंकि ये सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता किसी भी मेंबर का, ठीक है। हाउसिंग, मकान मिलेंगे या प्लॉट्स मिलेंगे। दे हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। रेजिडेंशियल का मतलब जिसमें एक इंसान रह सके। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स by constructing housing and giving them option of paying in installments। हाउसेस बना के दे देंगे और उनको ऑप्शंस देंगे कि भैया आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हो। इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। समझ गए। तो ये बच्चों हमारे पास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 6 तरीके की सोसाइटीज होती हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फार्मर, मार्केटिंग, क्रेडिट और हाउसिंग। ठीक हो गया, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है कंपनी। कंपनी बनानी है तो कैसे चलेगा। अब देखो बेटा, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है वो लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, HUF पढ़ा, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल लो। लास्ट आता है कंपनी। सर अगर मुझे कंपनी बनानी है तो कैसे बनाऊं, और कंपनी होती क्या है। देखो, कंपनी बच्चे 2 तरीके की कंपनीज हो सकती हैं, या तो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या पब्लिक कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, पैसा आप ही का लगा होता है बस। जैसे अगर मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल, उस कंपनी में जो भी रिसोर्सेज हैं मैंने खुद ही लगाए हैं। मैंने किसी से बाहर से कोई पैसा रेज नहीं करा, मैंने अपने घर से ही पैसा लगाया है। और उस कंपनी में 2 ही मेंबर हैं, मैं, मेरा भाई, या मैं, मेरे पापा, या मैं, कोई भी मेरा एक फ्रेंड हो सकता है। हम 2 लोगों ने मिलकर प्राइवेटली अपना पैसा लगाया और एक कंपनी बनाई। सर कंपनी क्यों बनाते हैं लोग। देखो, कंपनी बनाने का मोटिव ये होता है, एक तो कंपनी का ना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का अपना पहचान होता है, अपना नाम होता है। कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, कंपनी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी कुछ भी कर सकती है। तो कंपनी की इज्जत बहुत है मार्केट में। दूसरी बात, कल को आपका मन करे कि यार आपको पब्लिक से पैसा रेज करना है, तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट रहता है किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में। क्यों? क्योंकि कंपनीज बहुत फास्ट ग्रो करती हैं। लोग शेयर्स बाय करते हैं ना, क्यों बाय करते हैं? क्योंकि अगर वो पैसा अपने घर में रखेंगे तो वो उतना ही रहेगा, इवन कम होता चला जाएगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती है टाइम के साथ। जो चीज़ आज 100 रुपए की है, जो आज 100 में आ जाती है, 1 साल बाद शायद उस 100 में वो ना आए, तो 100 की वैल्यू कम हो गई ना। वहीं अगर आपने वो 100 रुपए किसी कंपनी में लगाए हैं, इन्वेस्ट करे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो आपको भी देगी, क्योंकि पैसा तो आपने भी लगाया है कंपनी में। तो वहां से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए लोग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी को आसानी से पब्लिक से भी पैसा मिल जाता है, पब्लिक से लोन भी मिल जाता है, पब्लिक से पैसा भी मिल जाता है। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं बच्चों, तो कंपनी है क्या? कंपनी 3 शब्दों का एक कोलैबोरेशन है एक तरीके से। जॉइंट स्टॉक कंपनी,
जॉइंट का मतलब होता है कलेक्टिवली, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, राइट। और कंपनी का मतलब एक लीगल एंटिटी जो कि एसोसिएशन ऑफ पीपल से बनी है। तो कंपनी को हम बोलते हैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी एक अपनी पहचान है जो कि एक एसोसिएशन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कलेक्टिवली सारा बिजनेस कर रहे हैं और सिक्योरिटीज को ओन कर रहे हैं। तो कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब बच्चों नेचुरल पर्सन, हमारे जैसा पर्सन तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जैसा सारा काम कर सकता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपना खुद का पहचान है। परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा कंपनी कभी बंद नहीं होती, लोग आते जाते रहते हैं, मेंबर्स आते जाते रहते हैं, कंपनी गो ऑन फॉर एवर। रिलायंस देख लो, धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी, मुकेश अंबानी ने चलाई, अभी आज आकाश अंबानी चला रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल कंपनीज हैं जो जनरेशनल टाइम से चल रही है ना। तो हो क्या रहा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपीचुअल सक्सेशन है, और एक कॉमन सील होता है कंपनी का। कॉमन सील का मतलब होता है बेटा सिग्नेचर होता है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो साइन तो करेगी ना, तो स्टैम्प को कॉमन सील बोला जाता है। देखो कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू सारा का सारा काम होता है, रजिस्ट्रेशन इसी में होता है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, अभी 2013 चलता है, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि रजिस्टर होनी चाहिए या तो 2013 में या उससे पहले वाले किसी एक्ट में। ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इट्स शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब कितना किसके पास हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए से कंपनी शुरू करी है और 4 लोगों ने करी है, कितने कितने पैसे लगा के 25 25 25 25, तो देखो 4 शेयर होल्डर हो जाएंगे, एक के पास 25% हिस्सा है, तो ये 4 ओनर्स हैं इस कंपनी के, समझे। तो शेयर होल्डर्स बेसिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। उसके बाद कंपनी को मैनेज कौन करता है, मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी में ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। मैनेजमेंट किसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, वो आप अपॉइंट कर सकते हो। और ओनरशिप किसके हाथ में है, जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, समझ गए। चलो सर, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होंगे, 4 तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए। आर्टिफिशियल पर्सन होगा, यानी एक अपना इंडिविजुअल, उसका पहचान है। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, अपने नाम से कुछ भी कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद बच्चों क्या है, फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होगी, फॉर्म हो सकती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको 1956 में या 2013 में, अब तो 2013 चलेगा। परपीचुअल सक्सेशन है बच्चों। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी में गो ऑन फॉर एवर, कंपनी बंद नहीं होती है, लोग आते जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। ऑनरशिप किसकी है, शेयर होल्डर्स की है, लेकिन मैनेजमेंट सारा का सारा कौन देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी होती है बेटा कंपनी में, कंपनी में बाबू लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने आपके शेयर्स हैं, जैसे 100 रुपए में मैंने 25 रुपए के शेयर होल्डिंग रखी हुई है, तो मैं 25% के लिए ही लाइबल हूँ, उससे ज़्यादा के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही, मेरे पर्सनल एसेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इसके अंदर। कॉमन सील मैंने आपको बता दिया, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपने नाम से काम करती है, तो उसको कुछ ना कुछ तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट्स को, कैसे करोगे, कॉमन सील से। रिस्क बेयरिंग, रिस्क जो है बेटा वो सभी ऑनर्स का होता है, यानी शेयर होल्डर्स का होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। मेरिट्स, कंपनी क्यों बनाई जाए, वाई, क्या फायदा होगा हमें कंपनी बनाने से। देखो सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। जितना आपने पैसा लगाया है आप उतने के लिए ही लाइबल हो। अ कंपनी हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट्स। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितने हद तक लिमिटेड है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, बस उतना उतना। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, आप अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस कंपनी के साथ नहीं रहना चाहता, तो मेरे पास जितनी भी शेयर होल्डिंग है मैं उसको सेल कर सकता हूँ किसी और इंसान को। यानी मेरे पास अगर 100 में से 25 रुपए के शेयर्स हैं और मैं अब उसको सेल करना चाहता हूँ चिंटू को, मुझे लगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूँगा, चिंटू को सेल कर दूंगा, अपना पैसा लेके मैं आउट हो जाऊंगा, चिंटू इन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आसानी से अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है।
उसके बाद क्या है, परपीचुअल एक्सिस्टेंस, कंपनी कभी बंद नहीं होती है, ये भी इसका मेरिट है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी स्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है, कंपनी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। एक्सपेंशन आसानी से हो सकता है। सर एक्सपेंशन आसानी से क्यों हो सकता है? क्योंकि पैसा आसानी से मिल जाता है, चाहे आप लोन ले लो, चाहे आप बैंक से लोन ले लो, चाहे आप पब्लिक से पैसा रेज कर लो, पैसा आसानी से मिलता है, कंपनी को एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है इसके अंदर, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हायर करे जाते हैं, क्वालिटी से काम होता है, इनको फंड्स की कोई कमी नहीं होती, तो इसीलिए कंपनी के अंदर यूजुअली मैनेजमेंट काफ़ी प्रोफेशनल होता है, बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हायर करते हैं, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम कंपनी की वर्किंग में नहीं आती। तो ये भी सबसे बड़ा मेरिट है कि प्रोफेशनली कंपनी रन करी जाती है। ये सारे बेटा एडवांटेजेस हैं आप लोग को अगर आप कंपनी बनाते हो। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं सर, कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या? नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बहुत पेपर वर्क होता है बेटा, इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बनाना आसान नहीं है, उसके बाद मैनेज करने में भी आपका बहुत खर्चा आएगा, तो बहुत एक्सपेंसिव है इसके ऑपरेशंस। आपकी सारी फाइलिंग्स, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, उसके बाद मल्टीपल एमसीए के रेगुलेशंस होते हैं। सर व्हाट इज एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो सब कुछ मैनेज करता है कंपनी के लिए, उसकी बहुत रेगुलेशंस हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ सीक्रेसी, आप कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते कंपनी में, कंपनीज को अपनी सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती हैं। बच्चों आप किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आप गूगल पे डालो, लिखा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज की सब कुछ ओपन होता है, पब्लिक होता है, कंपनी कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रख सकती। आपको मीटिंग्स में, प्रेस में, मीडिया में, रिपोर्ट्स में वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती, तो कंपनी लैक ऑफ सीक्रेसी हैंडल करती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब ये है बच्चों की ऑनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। अब देखो, अगर मैं ही ऑनर हूँ और मैं ही सब मैनेज करता हूँ, तो मेरा एक पर्सनल लगाव होगा मेरे बिजनेस से कि यार बढ़िया तरीके से चलेगा। लेकिन अगर ऑनर कोई और है, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने HDFC बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर लिए, इन्वेस्ट करे तो मैं ऑनर बन गया, लेकिन मैनेज तो कोई और करता है, तो वहाँ पे कोई पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, कोई पर्सनल लगाव नहीं है ऑनर को, है ना। तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है, तो सबके सब उसी कमिटमेंट से, उसी इन्वॉल्वमेंट से काम करें ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, लॉट ऑफ रेगुलेशंस, लॉट ऑफ रेगुलेशंस, लाइन लगी पड़ी है रेगुलेशंस की। यही प्रॉब्लम है कि हर कोई कंपनी नहीं चला सकता। न्यूमरस रेगुलेशंस, डिले इन डिसीजन मेकिंग, बेटा बहुत समय लगता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ना वो डेमोक्रेटिक फॉर्म पे चलता है। डेमोक्रेसी है, सबसे पूछना पड़ेगा, सबसे बिना पूछे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म से कंपनी चलती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म से बिजनेस चलता है, तो मैनेज करना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होता है। लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबसे पूछना पड़ता है, तो आसान नहीं है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, कई बार लड़ाई झगड़े, ये तो है ही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये डीमेरिट्स का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देन वी हैव टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने तरीके की कंपनीज हो सकती हैं? प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, सबको डिस्कस करते हैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है बच्चों? प्राइवेट कंपनी वो है जो कि कुछ इंडिविजुअल्स मिलके बनाएंगे। मैंने बोला ना, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके कंपनी बना ली, है ना। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी एक वो कंपनी है जो ये रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप प्राइवेट हो, आपने बनाई है तो आप ही रखोगे। कम से कम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, वो 2 मिनिमम, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। एम्प्लॉइज को छोड़ दो, है ना। इट डजेंट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट होती है, तो आप ही का पैसा लगेगा, पब्लिक का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर आपको पब्लिक से पैसा रेज करना है, जनता को ये कहना है कि भैया आप हमारी कंपनी में पैसा लगा दो, तो आपको फिर पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी में जनता पैसा नहीं लगाती, नाम में ही है ना यार, प्राइवेट, प्राइवेट है तो आपकी अपनी कंपनी है, आप ही पैसा लगाओ, ठीक है। तो पब्लिक नहीं आती शेयर्स खरीदने के लिए। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। जिन भी कंपनीज के पीछे ऐसा लिखा हो PVT LTD, इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो, ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर देखो लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी कोई भी इन चीज़ों के अगेंस्ट जाती है, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी पोजीशन एज अ प्राइवेट कंपनी खत्म हो जाती है। ओके, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेज है? सिर्फ 2 ही मेंबर्स बना सकते हैं,
पब्लिक में कम से कम 7 लोग चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी बनाना आसान है ना। पब्लिक कंपनी को रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट कंपनी को ऐसे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से सारा का सारा काम कर सकती है, उसको कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी शेयर्स में, इसको मैं अभी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा। अभी के लिए समझ लो कि बहुत ईजिली प्राइवेट कंपनी बन जाती है। अनलाइक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है बच्चों, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स अपने आप में एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट कंपनी को वो नहीं बनाना। Unlike a public company, private company does not need to issue a prospectus to issue a shares. बेटा पब्लिक कंपनी देखो, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है जनता को, जनता से पैसा लेती है, तो उसको बहुत कुछ बताना होता है, प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। प्राइवेट कंपनी को ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कॉस्ट सेविंग होती है उसकी। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन एज सून एज इट रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नहीं कर सकती ऐसे। उसके बाद प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, अनलाइक अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर नीडेड। प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर्स के साथ भी काम शुरू कर सकती है, पब्लिक कंपनी को कम से कम पब्लिक कंपनी को कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट को 2, पब्लिक को 3। ठीक है। अब सर पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है ना। देखो, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब इसके अंदर कम से कम 7 मेंबर चाहिए बेटा, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। वहां पे 2 से 200 थे, याद रखना, यहाँ 7 से अनलिमिटेड है। उसके बाद ये अपने शेयर्स को आराम से ट्रांसफर कर सकती है, कोई भी सेल परचेज कर सकता है शेयर्स को कभी भी। ये पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है कि भैया आप हमारे कंपनी में पैसा लगा लो। ये अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड शब्द लगाएंगे, अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी नहीं लगाते, सिर्फ एलटीडी लगाते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पीछे एलटीडी लगा हुआ है, लिमिटेड, समझ जाना वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, परफेक्ट। डिफरेंस देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में बेटा 7 से अनलिमिटेड, प्राइवेट में 2 से 200। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड द मैक्सिमम इज 200। डायरेक्टर की बात करूं तो कम से कम 3, यहां पे कम से कम 2। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मैंने आपको पहले बताया, पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, बनाना पड़ता है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। पब्लिक को इनवाइट कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, अपना पैसा खुद ही लगा के चलना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। 1% कंपनी कौन सी होती है बेटा? 1% कंपनी वो है जो कि एक ही पर्सन अपने नाम से रजिस्टर करके चला रहा है। इसकी बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअली मतलब मैं अकेला ही अगर कोई कंपनी बनाना चाहूँ तो प्राइवेट पब्लिक तो नहीं बना सकता, 1% कंपनी बना सकता हूँ। 2013 से पहले ये नहीं होती थी, अभी 2013 में ही आया है ये। आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को एज अ कंपनी ओपीसी 2013 के बाद। ठीक है, देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन हो, एक नेचुरल पर्सन जो कि एक इंडियन सिटीजन हो, भारतीय होना चाहिए और इंडिया में ही रहता है, वो ही एक ओपीसी 1% कंपनी बना सकता है। ठीक है। शेयर होल्डर जो है वो नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को, जो शेयर होल्डर बनेगा अगर उसकी डेथ हो जाती है। जैसे नॉमिनी होता है ना, बैंक में आपके खाते के साथ नॉमिनी लगाया जाता है कि आपके बाद ये पैसा किसका, ऐसे ही ओपीसी में भी एक नॉमिनी देना होता है कि वो नॉमिनी कौन है। वो नॉमिनी भी बेटा हमारे पास नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर एक डायरेक्टर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है और कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं। देखो ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है ना, तो ऑनर तो एक ही होगा और मैनेजमेंट वो अलग से हम मैनेज कर सकते हैं। ये ओपीसी हो गया बेटा। लास्ट आता है सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। देखो बेटा, लाइबिलिटी की बात करें तो ओपीसी में लाइबिलिटी लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड है ना, सीधी सी बात है। ओपीसी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे, सोल प्रोप्राइटर पे शायद इतने लोग ट्रस्ट ना करें क्योंकि वो एक कंपनी नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस भी हो जाते हैं ओपीसी के, किसके ऊपर? सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। तो ये था बच्चों हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस।
ये आज हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद आने वाले वीक में, यानी कि अब बिजनेस स्टडीज़ की क्लास तो मंडे को आएगी, तब हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। किस चीज़ की? तब हम पढ़ाई करेंगे बेटा जी बहुत शानदार तरीके से। चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, नई यूनिट पे चलेंगे और चैप्टर नंबर 3 भी आपका नेक्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत शानदार चीज़ें आगे आने वाले टाइम में होने वाली हैं। हमारे लिए ईजी होगा, बेहतर होता चला जाएगा और हम सब कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। All the very best everyone. Thank you so much for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing and keep glowing.